हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रान नंबर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रान नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जो भी हमारा एम्प्लॉई है, जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो सैलरी निकालने से पहले उसको एक प्रान नंबर चाहिए होता है, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसको उसकी जो मंथली इनकम में से उसका 10% काट के उसमें डिपॉजिट करता जाए उसके प्रान नंबर में। इसको हम कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसको अप्लाई करने से पहले तीन चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए होता है हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर, दूसरा बैंक स्टेटमेंट, फिर आधार कार्ड, आधार नंबर या पैन नंबर। जब ये चारों हो तो और हमारी सर्विस वेरीफाई हो, सर्विस जो भी प्रोसेस होता है हमारा, जब भी परमानेंट हो जाता है बंदा या जब भी उसका एलिजिबल हो जाता है वो फुल सैलरी के लिए, तो उस टाइम पे हमको प्रान नंबर चाहिए होता है। तो फॉर्म हम कैसे फिलअप करें और क्या प्रोसेस है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने जाना है गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में। तो क्रोम ही चलता है आजकल, तो इसमें जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे। सबसे पहले हम npscra.nsdl.co.in ये वाली वेबसाइट, इस पर जाएंगे और इस पर गो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एक वेबसाइट वेब पेज खुलेगा हमारे सामने। इसमें हम जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अगर अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमने जाना है स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन तो वो सारे एक आ रहा है फॉर्म्स। तो हम इस फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने जाना है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। तो अब हम इसमें जाएंगे सब्सक्राइबर। जो भी इस पे हमारी आईडी बनती है तो उसको कहते हैं, जो लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनको हम सब्सक्राइबर कहते हैं बेसिकली। इसलिए तभी से ये कह रहे हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पे ये वाले फॉर्म आ रहे हैं। एक आ रहा है फॉर्म CSRF, एक आ रहा है एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, फॉर्म S5 और फॉर्म S6। अभी हमारे काम की चीज़ इसमें सिर्फ फॉर्म CSRF है, फॉर्म S5 है और फॉर्म S6 है। एनेक्चर 1 टीयर 2 डिटेल्स हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अपना टीयर 2 में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो वहाँ से भी कर सकता है। एनेक्चर 2 में एडिशनल रिक्वेस्ट डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, आप खुद खोल के पढ़ लेना इसको। और एनेक्चर 3 में एडिशनल नॉमिनेशन डिटेल्स रहती हैं। एडिशनल नॉमिनेशन डिटेल्स उनको देनी पड़ती हैं जो एक से ज़्यादा नॉमिनेशन रखते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉई अपने फादर, अपनी मदर, अपने ब्रदर, 3 बंदों को नॉमिनी रखना चाहता है तो उसके लिए एनेक्चर 3 रहेगा। अदरवाइज उसको जो ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे सबसे पहले फॉर्म CRF सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड किया तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है इसका वर्जन कौन सा है। करंटली इसका वर्जन चल रहा है 1.5। वर्जन 1.5 इज़ द करंट वर्जन। अगर हम वर्जन 1.4 लेंगे तो वो NSDL वाले रिजेक्ट कर देंगे, या ट्रेजरी ऑफिस में जो वाले होते हैं वही इसको रिजेक्ट कर देंगे और हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखें हमेशा इस बात का कि सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वही डाउनलोड करें। क्योंकि वैसे सर्च मारेंगे गूगल पे तो बहुत सारे फॉर्म निकल जाएंगे, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करके स्टेट गवर्नमेंट में जाके फॉर्म डाउनलोड करें, वहाँ से हमको लेटेस्ट वर्जन इसका मिल जाएगा। तो भरना कैसा है इसको, सबसे पहले है प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटेगरी। तो कैटेगरी अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए बना रहे हैं, इसको प्रान जनरेट कर रहे हैं। बाकी के लिए भी सेम रहता है, लेकिन हम खाली स्टेट के लिए करें, स्टेट का ही बताऊँगा आपको। तो इसमें हमने क्लिक करना है स्टेट गवर्नमेंट पे। अपने इसमें एक फ़ोटो भी अटैच करना है, लगाना है इसके ऊपर 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज़ का। उसके बाद इसमें एक ध्यान रखना हमने कि ये जो फॉर्म है हमने ये ब्लैक इंक से भरना है और ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में ही भरना है और खाली इंग्लिश में ही भरना है इसको।
उसके बाद इसमें हमारा KYC नंबर इफ़ एप्लीकेबल, ये कुछ नहीं भरना हमने। ये है रिटायरमेंट एडवाइज़र कोड इफ़ एप्लीकेबल, ये भी नहीं भरना, ये उनको भरना जो T2 वगैरह की डिटेल्स भरते हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है ये हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर जो फर्स्ट वन पर्सनल डिटेल्स, इसमें जाना हमने नेम ऑफ एप्लीकेंट फुल, ऊपर श्री, श्रीमती और कुमारी, जो भी हमारा सब टाइटल है, श्री है, श्रीमती, कुमारी, और टिक करना है ब्लैक पेन से। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लो किसी का नाम होता है, लेट्स सपोज किसी का नाम, मतलब मेरा नाम है मनीष कुमार कोतवाल, तो मेरा फर्स्ट नेम आएगा मनीष, मिडिल आएगा कुमार और लास्ट नेम आएगा कोतवाल। तो किसी का नाम खाली मनीष है तो उसने खाली अपना फर्स्ट नेम ही भरना है, वो मिडिल नेम और लास्ट नेम छोड़ देगा। किसी का नाम होता है मनीष कोतवाल, तो खाली फर्स्ट नेम भरेगा अपना मनीष और लास्ट नेम भरेगा कोतवाल, उसका मिडिल नेम खाली छोड़ देगा। सब्सक्राइबर मेडिन नेम है नहीं, और कुछ इसका मेडिन नेम है तो वो भर देगा, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी। फादर्स नेम भी उसमें रहेगा, जैसे फर्स्ट नेम जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट यहाँ पे डालना है, मिडिल जहाँ पे इसने मिडिल लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमको मिडिल, वहाँ पे इसका मिडिल नेम डाल देना और लास्ट में उनका नाम डाल देना। ऐसे ही हमने मदर का भी अपना फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम बता दिया। इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन रहती है फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम की। जैसे मैंने बता दिया कि किसी का नाम अगर खाली मनीष है तो खाली उसका फर्स्ट नेम आएगा, किसी का नाम खाली मनीष कोतवाल है तो मनीष उसका फर्स्ट नेम आएगा, कोतवाल उसका लास्ट नेम आएगा। किसी का नाम अगर मनीष कुमार कोतवाल है तो उसका फर्स्ट नेम आएगा मनीष, मिडिल नेम आएगा कुमार और लास्ट नेम आएगा कोतवाल। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो अपनी पैन कार्ड पे रहती है वही इस पर डालेगा। लिखता भी आगे डेट ऑफ बर्थ शुड बी सपोर्टेड बाई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वही इसमें हमको पैन कार्ड देना पड़ता है। सिटी ऑफ बर्थ जो भी आपकी शहर बर्थ को वो डाल देना है इसके अंदर, ब्लैक पेन से कैपिटल है। कंट्री ऑफ बर्थ अपना इंडिया ही आएगा। जेंडर इसमें जो भी मेल फीमेल अदर्स जो भी है वो टिक कर दें, नेशनैलिटी इंडिया टिक कर दें। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, अनमेरिड हैं या अदर्स हैं, वो भी इसमें क्लिक कर सकते हैं। अपने स्पाउस का नाम, अगर आपकी शादी हुई है उनका वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल दें। इसने यहाँ पे डाल दिया रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं इसने, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, लेकिन हमने इसमें खाली डालना अपना पैन कार्ड। जो भी आपका पैन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे डाल दे, दैट इज़ सफिशेंट। बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, क्योंकि पैन कार्ड तो ऐसे भी हर एम्प्लॉय को चाहिए होता अपना टैक्स डिपॉजिट करने के लिए। आधार का नंबर ज़रूरी नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, एक आगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हमारा आगे इसमें पैन कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ एड्रेस में हमने अपने डाल देना जो भी रहता है हमारा, मान लो बैंक अकाउंट की कापी रहती है हमारे पास, या फिर अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या कुछ भी अपना आधार कार्ड वगैरह वो इसमें चल पड़ता है। तो जो भी है इसमें क्लिक उसको टिक मारना। सिंपली मान लो यहाँ पे मेरे पास एक आधार कार्ड है तो मैं सिर्फ आधार पे क्लिक टिक मार दूंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे परमानेंट पे भी जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर टिक मार देंगे। मान लो हमारे कोई बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या कोई मोबाइल फ़ोन का बिल है, या कोई जिनके पास कुछ नहीं है तो अपनी वो रजिस्टर्ड लीज लगा सकते हैं। सेल एग्रीमेंट जो होता है उसको भी लगा सकते हैं, या म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट होती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम एम्प्लॉय के पास तो अपना आधार कार्ड तो रहता ही है। तो अगर दोनों का सेम है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो दोनों जगह पे आधार कार्ड क्लिक कर सकते हैं, उस पर टिक मार सकते हैं। और इस पर जो चीज़ें जो भी हमारा ये जो बिजली के बिल वगैरह रहते हैं और कोई ऐसा भरना है तो वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें रेजिडेंशियल बिजनेस, तो हमारा तो इसमें हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पुराना अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें रेजिडेंशियल ही आएगा। उसमें इसमें एक खास बात यह है कि जो आपका फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर इसको खाली नहीं छोड़ना। इसमें हमको इसमें डिजिट भरना, कोई न्यूमरल भरना है इसके अंदर, मान लो 1 से 9 तक कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा इसके अंदर, नहीं तो ये केस प्रोसेस नहीं हो पाता। कुछ आधार कार्डों में ऐसा होता है जिसमें एम्प्लॉय का खाली मान लो कोई किसी लैन में रहता है या किसी मोहल्ले में रहता है, मान लो मोहल्ला आ गया उसका भारत नगर लेन 10 इस तरह से, तो इसमें क्या है कि उसको उसमें रूम नंबर, डोर नंबर या कुछ घर का नंबर डालना पड़ता है इसके अंदर। इसके बिना ये केस आगे जब ट्रेजरी में इसको
फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे कोई नंबर वो डालना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं पकड़ता। ये बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई नंबर जिसके पास मान लो आधार कार्ड पे तो किसी का हाउस नंबर होता ही नहीं मेंशन किया, उसमें सिंपल लिखा हुआ होता है, इसका लिखा होता है विलेज फलाना, फादर्स नेम ये, उसमें तो हाउस नंबर लिखा ही नहीं होता, कोई नंबर होता नहीं है। तो उस केस में आप इसमें कोई इस तरह का एड्रेस प्रूफ अटैच करें साथ में जिसमें कोई नंबर शंबर लिखा हो ज़रूरी। ऐसे ही हमने अपना परमानेंट एड्रेस भी इस पे लगा देना। अगर दोनों का सेम है तो सीधा टिक मार दीजिए, वही जो अपना कॉरस्पॉन्डेंस है वही है परमानेंट उसमें चल पड़ेगा। हमको फिर अगर दोनों का सेम है तो परमानेंट एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली हमको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ही भरना है, दैट विल बी सफिशेंट। ये आसान है, मुश्किल तो है नहीं, आसान से भर जाएगा। फिर रिकमेंडेटरी डिटेल्स में टेलीफोन तो आपको यूज़ करता भी नहीं मेरे ख्याल से, लैंडलाइन वगैरह। तो मोबाइल नंबर अपना मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है मोबाइल नंबर। +91 करके अपना 10 डिजिट कोड जो आगे वो डाल दें। मोबाइल नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गेट दी SMS अलर्ट। भी इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारी NDPS में कंट्रीब्यूशन रहेगी, जो पर मंथ पैसा कटेगा, उसका SMS हमको इसी नंबर पे आएगा, और इसकी जो भी स्टेटमेंट रहती है वो हमारी ईमेल आईडी पे आएगी। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ PRAN। अपनी ईमेल आईडी भर दें और मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद आती है अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल्स। ऑक्यूपेशन डिटेल में हम तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले कॉलम को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आती है अपनी इनकम रेंज। इनकम रेंज जो भी हमारी है 1 to 5 लाख या अप टू 5 to 10 लाख, जो भी अपनी क्रॉस सैलरी बनती है एक महीने की, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें और जिसमें भी ब्रैकेट में हम फॉल करते हैं उसको क्लिक कर दें। फिर हमारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। बिलो SSC आ गई हमारी, 10th से नीचे कोई है तो वही क्लिक करें। SSC HSC ग्रेजुएट हो आप, मास्टर्स है या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया उसको टिक मार दें। फिर एक है प्लीज़ टिक इफ़ एप्लीकेबल पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। मतलब हमारा कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, अगर मतलब हमने कहीं कोई MLA इलेक्शन लड़ा हुआ है या कुछ इस तरह से लड़ा हुआ है कुछ पहले प्रीवियसली, तो हमने इसको क्लिक मारना है, यहाँ पे टिक मारना है इसको। अगर नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। आगे है रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। मतलब कोई हमारी फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में है, मतलब कोई फैमिली हमारे MLA है या MP है या MLC हैं या कोई DDC हैं या कोई पॉलिटिक्स में कोई अच्छे रैंक पे है या कोई जो भी मतलब कोई पॉलिटिकल पर्सन है उसमें हमारा कोई रिलेशन है किसी के साथ, तो हमने इसे क्लिक मारना उसको। अगर है तो टिक मारना, नहीं तो नहीं करना है इसको। उसको देखो चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो है हमारी सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स। अकाउंट नंबर जो है हमारा सेविंग ही रहता है इस पर, करंट अकाउंट कोई खुलता नहीं है मुलाजिम वगैरह। सेविंग पे क्लिक करें, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है ब्लैक पेन से। जो भी हमारे डिजिट रहते हैं 16 डिजिट, जैसे JK बैंक के 16 डिजिट हैं, PNB के 16 है, SBI के 11 है, HDFC के 16 वगैरह रहते हैं। अपने अपने बैंक से अपने कोड रहते हैं, ये वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। बैंक का नाम लिख देना साथ में, बैंक नेम आएगा। मान लो लेट्स सपोज मैं JK बैंक की बात कर रहा हूँ अभी, तो बैंक नेम आएगा, बैंक अकाउंट नंबर 16 डिजिट आएंगे, बैंक नेम आएगा J&K बैंक, ब्रांच नेम आएगा लेट्स सपोज मेरा अकाउंट अभी जम्मू में टाउन हॉल ब्रांच में है, तो ब्रांच नेम आएगा टाउन हॉल जम्मू। तो ब्रांच एड्रेस आएगा पूरा जहाँ पे एड्रेस टाउन हॉल जम्मू नियर बस स्टैंड। स्टेट UT आएगा J&K, और पिन कोड जहाँ पे भी है वो पिन कोड डाल देना, कंट्री डाल देनी इंडिया। उसका बाद बैंक माइक्रो कोड। तो जो भी हमने बैंक स्टेटमेंट ली होगी उसमें आप एक देख लेना, उसमें खाली एक पेज चाहिए होता है हमको बैंक स्टेटमेंट का, वो भी इसी पर्पज़ के लिए, बैंक डिटेल एंटर करने के लिए। उस पर लिखा होता है एक बैंक का कोड, उसे हम कहते हैं माइक्रो कोड, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली एक ब्रांच को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक उस पर लिखा होगा उस पर टॉप कॉलम पे, ये 9 डिजिट कोड होता है। तो हमने उस पर से वो कॉलम करने से 1820 इस तरह से कुछ होता है, इसमें डाल देना IFS कोड। IFS कोड भी हमारी ब्रांच को आइडेंटिफाई करती है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। क्योंकि जब भी हम इसमें अभी तो हमारी कंट्रीब्यूशन हो रही, जब भी हम पैसा निकालेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आएगा, तो उस टाइम पे हमें IFS कोड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए IFS कोड डाल देंगे। जैसे मेरी ब्रांच का कोड है JAK0TOWNH, तो इस तरह से कोड डाल दें, वो भी हमको अपनी बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा।
नेक्स्ट डिटेल इसमें आती है सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल। अगर तो हमारा खाली एक ही नॉमिनी है तो खाली इसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नेक्स्ट 3 होता है, उसमें एडिशनल नॉमिनेशन डिटेल्स रहती हैं, वो फिलअप करनी है। अगर हमारा एक ही नॉमिनी है तो खाली ये पेज काफ़ी है। इसमें उन्हें उसका अपने नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है, और उसका जो हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है, मान लो सन, फादर, फियांसी या फ्रेंड, ये जो भी है हमारा, वाइफ जो भी है उसमें डाल देना, हस्बैंड जो भी है। अच्छा, इसमें एक है डेट ऑफ बर्थ। ये खाली इन केस ऑफ माइनर, अगर हमारा जो नॉमिनी है अगर वो 18 साल से नीचे है, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जिसमें हम नॉमिनी हम 18 साल से कम बच्चे को रखते हैं, तो हम उसमें उस केस में उनकी डालनी इसमें डेट ऑफ बर्थ, और खाली उसी केस में हमको नॉमिनीज की गार्डियन डिटेल भी डालनी होती है। तो उसमें जो गार्डियन है उनका भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होता है। तो इसमें याद रखना कि अगर हमारा नॉमिनी 18 साल से ऊपर है तो खाली इसमें खाली नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है, और डालना है रिलेशनशिप। अगर हमारा नॉमिनी 18 साल से नीचे है तो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसमें उस केस में उसका गार्डियन नेम, गार्डियन का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। एनपीएस ऑप्शन डिटेल्स, इसमें लिखा हुआ कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू सब्सक्राइब फॉर एनपीएस टीयर 2 अकाउंट ऑल्सो। ये आपकी अपनी चॉइस से, अगर आप करना चाहते हो टीयर 2 में तो यस और नो कर दें, और ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको इतना पैसा है कि आप दोनों को चला सकते हो तो आप दोनों को क्लिक कर आप टीयर 1 में भी जा सकते हो, टीयर 2 में जा सकते हो। लेकिन जो बाई डिफ़ॉल्ट आपका खुलता है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, वो खाली हमारे टीयर 1 में ही जाती है। जो हमारी सैलरी से पैसा कटता है वो खाली टीयर 1 में ही जाता है। टीयर 2 में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहता है कि मैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं ताकि कोई आगे जाके टैक्स में बेनिफिट वगैरह हो, तो वो टीयर 2 में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो उसकी अपनी चॉइस है, उसको कितना पैसा है, कितने रिसोर्सेज हैं उसको, ताकि वो उसमें टीयर 2 में डाल सके। और टीयर 2 में उसने पैसा खुद अपने पॉकेट से भरना होता है, अपनी सेविंग से भरना होता है, और ऑनलाइन खुद भरेगा वो। टीयर 1 में जो उसका एम्प्लॉयर है वो खुद उसमें डिपॉजिट करता जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रान कार्ड हिंदी में प्रिंट हो तो इसको आप यस नो करें, जो भी आपके ऑप्शन है। आप चाहते हो यस करें, नो चाहते हो नो करें। अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल इंग्लिश में प्रिंट करके आएगा। उसके बाद एक और मैंडेटरी चीज़ है पेंशन फंड सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पॉइंट नंबर 10। इसमें बहुत सारे हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स रहते हैं, इस पे कोई सा भी एक टिक करना होता है हमको। इसमें एक बहुत क्लेवरनेस है कि डिफ़ॉल्ट चॉइस ऑफ पेंशन फंड्स में क्या है कि अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो खाली जो ऊपर वाले 3 दिए हैं LIC, SBI और UTI, खाली ये क्लिक कर सकता है और कुछ नहीं क्लिक कर सकता इसमें। लेकिन इसमें जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है फॉर्म, उसमें कहता हूँ कि ऑटो चॉइस पे क्लिक करें। कि ऑटो में वो ऑटोमेटिकली खुद ही करता जाता है, वहाँ से सिलेक्शन जो भी बेस्ट हमको रिटर्न दे रहा होता है उसमें ऑटोमेटिकली वो उसमें दे सकता है। तो इसमें मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप अपना ऑटो चॉइस फिल करें, ऊपर से LIC करें, क्योंकि LIC इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड। फिर हम जाएंगे इसमें, पॉइंट नंबर 1 था पेंशन फंड, सेकंड था इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और 3 था एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस वगैरह थोड़ा पढ़ लेना आप, क्या क्या है इसमें, एसेट वगैरह कुछ भी खास चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये अब ना ही भर कुछ कोई पर्सन नहीं चलेगा इनसे भी। फिर इसमें एक आता है सेक्शन डिक्लेरेशन ऑन FATCA है फॉरेन कैपिटल टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये कोई एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें कोई अगर पर्सन जिसकी US में भी इनकम है तो वो उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। तो अगर कोई US पर्सन है, US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का पर्सन है, जिसका उनका भी कहीं से लगा हुआ है, कोई सिटीजनशिप ले रखी है उनकी, या कोई इनकम का सोर्स है वहाँ से भी, तो वो यहाँ पे यस और नो कर सकता है। तो मैक्सिमम इसमें तो कोई होता नहीं, इसको हम नो ही टिक करते हैं। फिर सेक्शन 2 में अगर आपका कोई अगर है इस तरह से फॉर्म में कुछ वगैरह वगैरह, तो इसमें फिलअप करना है, जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ का नहीं रहता। ये आप ऊपर US पर्सन नो क्लिक करें, दैट इज़ सफिशेंट। नीचे डेट डाल दें, प्लेस डाल दें, जहाँ पे आपने फॉर्म भरा है उसकी प्लेस डाल दें, डेट डाल दें, अपना नाम भर दें, नेम ऑफ सब्सक्राइबर की जगह पे अपना
सिग्नेचर डाल दें यहाँ पे। खाली सिग्नेचर की ज़रूरत है इसमें, ये इसने LTI वगैरह लिखा हुआ, थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती, खाली साइन की ज़रूरत होती है। थंब इम्प्रेशन होती है इलिटरेट पर्सन के लिए होता है। फिर डिक्लेरेशन आती है पॉइंट नंबर 12। डिक्लेरेशन थोड़ा पढ़ लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। डिक्लेरेशन आपने ऐसे तो खोलना ही है, तो पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं इस चीज़ का, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती है, मजबूरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। डेट में डेट डाल दें, प्लेस में जगह का नाम डाल दें, उस तरह से अपना इधर अपना सिग्नेचर कर दें। बस इसमें सिर्फ 2 जगह ही आपके सिग्नेचर रहते हैं और ज़्यादा जगह में दो जगह साइन रहते हैं। एक पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर 4 और 3 पे ही साइन रहते हैं और कहीं नहीं रहते। अच्छा, फिर 13 पॉइंट है हमारा डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर। इसमें हमने भरनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी, हमने कब ज्वाइन किया था वहाँ पे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब भी हमने ज्वाइन किया होता है वो डेट यहाँ पे डाल दी, DDMM YY करके। डेट ऑफ रिटायरमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल। डेट ऑफ रिटायरमेंट पे मैक्सिमम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे निकालनी है, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है कि मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगर 31 जनवरी, तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी 31 जनवरी होगी, तो जब वो 60 साल का हो जाएगा। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1995, तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगी 31 जनवरी 2055। तो इस तरह से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगर 1 फरवरी, तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगी 31 जनवरी 2055। जो फर्स्ट को पैदा होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ एनी मंथ है, उसकी रिटायरमेंट पिछले महीने की 31 लास्ट डेट होती है। ये एक कंसेप्ट इसमें रहता है, एक ध्यान से रखें, माइंड में रखें। सिर्फ इतना सा लॉजिक इसमें, जिसकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ एनी मंथ होती है, खाली फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल होगी किसी की डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी रिटायरमेंट आएगी 31 मार्च को। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल को है, तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगी 30 अप्रैल को। आई थिंक आप क्लियर हो इस पॉइंट पे। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ अप्रैल है, तो उसकी रिटायरमेंट 31 मार्च को जाएगी जब वो 60 साल का होगा। और अगर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल है, तो उसकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल को रहेगी। तो ये थोड़ा सा पेचीदा सा कंसेप्ट है, होप आपको समझ आया होगा। फिर इम्प्लाई कोड रहता है इसमें, एक कोड रहता है हमारे, बहुत लंबा सा कोड रहता है। जब हम इस CPIS पोर्टल पे किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर करते हैं, एक सेंट्रल डाटाबेस होता है हमारे पास, उसको हम CPIS कोड कहते हैं। वहाँ से जो कोड निकलता है जब हम फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को वहाँ पे लॉगिन करते हैं, पूरा इसका डिटेल डालते हैं CPIS पोर्टल पे, तो वहाँ से एक कोड जनरेट होता है। बहुत लंबा सा कोड होता है, पहले 6 डिजिट लेटर होते हैं, बाकी उसके न्यूमरल्स होते हैं। तो वो वाला कोड यहाँ पे चिपकाना होता है, हमको एंटर करना होता है बेसिकली ब्लैक पेन से। एम्प्लॉय कोड ऑब्लिगेट और ऑप्शनल, हाँ इसमें अगर ये ऑप्शनल है, अगर इच्छा है तो डाल दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर वैसे डालना चाहिए ये चीज़। पे प्रान तो बिल्कुल ऑप्शन इसका ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़, ग्रुप कौन कौन होते हैं? ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। अब ग्रुप D में होते हैं हमारे 4th क्लास, ग्रुप C में थोड़े से उससे ऊपर वाले, बेसिकली पे स्केल्स का ही फ़र्क होता है। ग्रुप C में होते हैं हमारे जो 4th क्लास में होते हैं और जो गेस्टेड नहीं होते। ग्रुप में होते हैं हमारे गेस्टेड एम्प्लॉइज़, और ग्रुप पे होते हैं हमारे IAS अफसर जो होते हैं, वो ग्रुप A में आते हैं। ऑफिस आएगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आएगा हमारा जो भी, मतलब ऑफिस जहाँ पे आपकी करंटली पोस्टिंग है। लेट्स सपोज आपकी करंटली पोस्टिंग किसी स्कूल में है, तो अपने स्कूल का नाम डाल देना है, हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल दिस करके। डिपार्टमेंट आएगा आपका, एजुकेशन आएगा, या कोई रेवेन्यू में रेवेन्यू डाल सकता है, इसका जो भी आपका डिपार्टमेंट उसको डाल सकते हैं। मिनिस्ट्री भी आपकी वही आएगी जो HRD आएगी, अगर कोई एजुकेशन में है रेवेन्यू आएगा, कोई अगर मिनिस्ट्री कोई अगर तहसील वगैरह में तो रेवेन्यू आएगा। DTO रजिस्ट्रेशन नंबर, ये DDO रजिस्ट्रेशन नंबर ये एक कोड होता है, इसको हम जनरली कहते हैं SGB कोड कहते हैं इसको। तो SGB कोड आपको मिलेगा, आपका DDO से ही मिलेगा वो। ये वो कोड होता है
ये एक कोड होता है जो आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। मतलब इस कोड के थ्रू ही आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो ऐड होता जाता है। ये आपकी ट्रांसफ़र्स पे डिपेंड रहता है। मतलब अभी आपका पोस्टिंग एक डिपार्टमेंट में है या एक स्कूल में, कल को कहीं दूसरे स्कूल में चले जाते हो, तो आपका डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज होता रहता है और आपका पुराना नंबर सेम रहेगा। ये एसजीबी कोड होती है, ये रहता है, इसमें डलवा दें अपने डीडीओ साहब से। नेक्स्ट इसमें डीटीओ पीएओ इनका भी एक रजिस्ट्रेशन कोड होता है। हर एक ट्रेजरी या डीटीओ का एक कोड रहता है, तो उसमें डाल दिए आप। ये तो खाली जो ट्रेजरी में अफसर बैठे होते हैं वो ये खाली वही डालेंगे। उसके बाद आपका बेसिक सैलरी जो भी आपका जो बेसिक सैलरी है वो इसमें डाल दें और अपना पे स्केल जो भी आपका पे स्केल है वो चेक करें, आप कौन से लेवल में आप फॉल करते हैं वहाँ पे डाल दें। उसके नीचे एक कॉलम बना हुआ है, ये तो कॉलम है सिग्नेचर ऑफ द अथॉराइज्ड पर्सन, रबर स्टैम्प ऑफ द डीडीओ। जहाँ पे सिग्नेचर है वहाँ पे आपके डीडीओ का सिग्नेचर आएगा, और जहाँ पे रबर स्टैम्प लिखा हुआ है ऑफ द डीडीओ वहाँ पे रबर स्टैम्प आएगी आपकी डीडीओ की। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने की जो सिग्नेचर हैं, चाहे आपके अपने सिग्नेचर हों या चाहे आपके डीडीओ के सिग्नेचर हों, वो विद इन द बॉक्स होने चाहिए। और जो स्टैम्प है आपके डीडीओ की वो भी विद इन द बॉक्स होने चाहिए, और ये ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है इसमें डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, जो भी आपका डीडीओ उसकी जो डेजिग्नेशन है। मान लो एक हाई स्कूल में हेडमास्टर होता है, हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल होता है, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, वो आगे उनकी डेजिग्नेशन, तो उनका फिर आगे उनका नेम ऑफ द डीडीओ का नाम आता है, फिर उनके डिपार्टमेंट सेम रहेगा, आपका एजुकेशन रहेगा या फिर एचआरडी या फिर रेवेन्यू कुछ भी रहेगा। फिर इस साइड से देखेंगे सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, रबर स्टैम्प ऑफ द डीटीओ पीएओ। इस वाले कॉलम में आएगा हमारा जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं उनका साइन आता है और उनका स्टैम्प आता है, और उनको भी ध्यान रखना चाहिए ट्रेजरी ऑफिसर वगैरह को भी, कि अपना जो सिग्नेचर है ब्लैक पेन से करें और विद इन द कॉलम करें, और स्टैम्प भी विद इन द जो ये बनी है रेक्टेंगल इसके अंदर ही करें। उनका डेजिग्नेशन, उनका नाम और डेट डाल दें। बस दिस इज़ द फिनिश। इतना सा करना है हमने। नीचे जो फॉर्म दिया हुआ सारा कॉर्पोरेट वालों के लिए और एनपीएस स्लाइड, ये हमने कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ हमारे अपने काम की चीज़ें नहीं। नीचे लिखा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस कुछ किया हुआ है, हमने पहले आपसे डिस्कस कर रखा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा फॉर्म यहीं पे जाके पॉइंट 13 इज़ द लास्ट पॉइंट। बस इसके आगे हमको भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं पे भी, इतना सा काफ़ी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका साथ दो फॉर्म और हमने डाउनलोड किए थे। हाँ, अब देखते हैं एडिशनल नॉमिनेशन डिटेल्स को ज़रा क्लिक देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगर हमने एक से ज़्यादा नॉमिनी रखना है तो वो करेंगे हम। फर्स्ट नॉमिनी का डाल देंगे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम, उनका एड्रेस डालेंगे। अगर वो कोई माइनर है उनका डाल देंगे इसमें डेट ऑफ बर्थ, उनको डालेंगे रिलेशनशिप, और उनको डालेंगे परसेंटेज। इसमें एक परसेंटेज एक कंसर्न रहता है, क्योंकि अगर हमारा एक ही नॉमिनी है तो उसका तो पूरा 100% क्लेम मिल जाएगा। ऐसी फर्स्ट नेम, सेकंड नॉमिनी और थर्ड नॉमिनी, इन तीनों का जो परसेंटेज शेयर है वो मिलके 100% होना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग डालते हैं यहाँ पे फर्स्ट में डाल देते हैं 33, सेकंड डाल देते हैं 33 और थर्ड भी डाल देते हैं 33, वो होता है कुल मिला के 99, वो पूरा 100 नहीं बनता है। या कुछ ऐसे होते हैं वो डालते हैं 33.33 करते हैं, 33.33 और 33.33, वही पूरा 100 नहीं बनता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको समझाने के बाद भी समझ नहीं आती कि पूरा 100 होना चाहिए ये, मतलब भी वो 33.33 डाल देते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है फिर कई बार। तो ये आप भी ध्यान रखें, अगर आपका 3 नॉमिनी है या 2 नॉमिनी है तो आप इस तरह से परसेंटेज डालें कि ताकि उनका कुल मिला के उनका पूरा एग्जैक्टली 100% बने। मतलब आपके 3 नॉमिनी है और तीनों को आप बराबर देना चाहते हैं मगर आपका वो पॉसिबल नहीं है। आप उस केस में एक को 33, दूसरे को 33 और चौथे को 34 करें। या अगर खाली 2 नॉमिनी है तो आप उनको एक को 75, एक को 25 या 50 या 50 इस तरह से कुछ करें। एक को 33 या एक को 64 इस तरह से कुछ सेटिंग बनाएं इसकी, ताकि ये पूरा 100% बने इसमें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसके अंदर आप पूरा
सबको 33% ना दें, 2 को 33 दें और 1 को 34 दें, ताकि पूरे 100% जाए। इसमें भी आपका एक नीचे अपना साइन कर लें, बस इतना काफ़ी है और नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें नीचे अगर आप करते हो तो इसमें आपको क्या है, जो आपके DDO है, POPS, हाँ, जो DDO हैं, इनकेस अगर आप एडिशनल डिटेल्स भर रहे हो तो उसमें उनकी देखो यहाँ पे जब DDO लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम का रबर स्टैंप लगा लीजिए, उनका इस बॉक्स में साइन करा लीजिए, उनका डेजिग्नेशन, उनका ऑफिस का नाम और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, वही SGB कोड जो होता है वो डाल दें इसके अंदर। और उसके नीचे कोड दिया हुआ है, इसके अंदर रबर स्टैंप आएगी अपने DDO की या DTO की, या जो अपने ट्रेजरी अफसर होते हैं उनका स्टैंप आएगा, इस साइड उनका सिग्नेचर आएगा। अब हम देखते हैं एडिशनल रिक्वेस्ट डिटेल्स। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें यही है, रिक्वेस्ट फॉर प्रिंटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इन हिंदी। अगर हिंदी में हम चाहते हैं इसको करना प्रिंट वगैरह तो ये कर सकते हैं, ये खाली उन्हीं के लिए है। तो कोई अगर इंटरेस्टेड है इसको हिंदी में प्रान नंबर प्रिंट करने के लिए, अपनी माता का नाम, अपने पिताजी का नाम, तो इसमें डलवा सकता है। इसमें क्या करना, हमने जो अपना फर्स्ट नेम है वो हिंदी में लिखना है, मिडिल नेम भी हिंदी में और लास्ट नेम भी हिंदी में ही डालना है। और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम भी हिंदी में ही लिखना है, तो हमारा जो प्रान कार्ड है वो हिंदी में प्रिंट होके आएगा। और इसमें अपना फिर नीचे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन डालना है ब्लैक इंक में, नाम प्लेस भरना, वो डेट डाल देनी है, ख़त्म कहानी यहीं पे इसकी। एडिशनल रिक्वेस्ट खाली हिंदी में अपना नंबर चाहते हैं तो उनके लिए चाहिए, जो हिंदी भाषी है उनके लिए है। फिर एक इसमें रहता है Tier 2 डिटेल्स, तो हम करेंगे नहीं इस टाइम पे। फिर फॉर्म S5 है, फॉर्म S5 तो एम्प्लाई जो होते हैं उनको भरने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये तो खुद DDO भर के देता है, बट फिर भी हम कई बार उनको टाइम नहीं रहता तो हम खुद ही भरेंगे। DDO रजिस्ट्रेशन नंबर, वही जो कोड मैंने बताया था पहले आपको, SGB कोड, SGB नंबर होता है एक, वो इसमें डालना है, SGB 075705B, इस तरह से कुछ रहेगा। फिर आगे इसमें DDO नेम एंड डेजिग्नेशन, जो भी आपके ना DDO का नाम है और उनके डेजिग्नेशन डाल दें, आप तो DDO का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें इसके अंदर, बस ये डेट वगैरह डाल दें। प्लीज़ फाइंड वन, इसमें खाली खाली आपका एक ही प्रान कार्ड है इसमें, तो खाली एक ही आएगा। नीचे आपके DDO के नाम और सिग्नेचर आएगा और उनका स्टैंप आएगा, बस इनसे काफ़ी है। इस साइड से एक्सेप्टेंस डेट एंड स्टैंप है, FC ब्रांच है, इसलिए कुछ नहीं करना आपने, खाली ऊपर से DDO का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, डेजिग्नेशन, DDO का कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे लिखना 1, नीचे उनका स्टैंप, नेम और सिग्नेचर आएगा। फिर S6 फॉर्म में तो DDO का नाम ही नहीं है, ये तो खाली ट्रेजरी में जो लोग बैठे होते हैं जो फॉर्म को आगे फर्दर सबमिट करते हैं, ये उनके काम आता है, तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। PO आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या रीज़न है, आपने खाली अपना फॉर्म तीनों जो भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी में हो तो एडिशनल रिक्वेस्ट डिटेल्स का भी प्रिंट निकाल दें, और आप चाहते हैं नॉमिनेशन 3 बंदे या 2 बंदे चाहते हैं, फिर आपको एडिशनल नॉमिनेशन डिटेल्स वाला प्रिंट भी निकाल के दे देना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कुछ भी तो आप सिंपली एक फॉर्म CRF निकालें, फॉर्म S5, फॉर्म X6, आपने खाली फॉर्म CRF और फॉर्म S5 भरना है, और अपने साइन वगैरह करके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट और अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर वो अटैच करके ट्रेजरी में सबमिट कर दें, दैट विल बी सफिशेंट। तो जो भी आपका क्वेरी रहेगा प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बता देना। और अभी आपकी नई जॉब लगी है तो अभी आपका प्रान कार्ड अप्लाई हो रहा है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कंट्रीब्यूशन होता जाएगा। अभी तो एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूशन कर रही है, और एम्प्लॉई खाली 10 नहीं कर रहा, लेकिन एम्प्लॉयर 14% कर रही है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक जनरल मैसेज यही है मेरी तरफ से आपको कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो
कास्टिज़म, कलरिज़म, जेंडर गैप्स वगैरह हो रहे हैं। बहुत ही रिलीजन को लेके रीजनलिज्म के नाम पे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो चुके हैं, तो हमने इनको ख़त्म करना है। और जो करप्शन और नेपोटिज्म हमारे सिस्टम में जो एम्प्लॉइज़ के अंदर आ चुकी है, उसको भी आप दूर करें। तो हमेशा एक बात का याद रखें कि जो पैसा है वो सब कुछ नहीं है। मनी इज़ टेम्परेरी एंड करेक्टर इज़ परमानेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।